can view the presentation? Yes, ma'am. ठीक है. तो लास्ट क्लास में व्हाट वर वी डिस्कसिंग? आई थिंक वी हैड हम फ्रैगमेंटेशन डिस्कस कर रहे थे, राइट? एक बार उसको देख लेते हैं. प्लीज गो थ्रू दिस. आपको हेडर डेटा IPv4 का हेडर डेटाग्राम का हेडर फॉर्मेट, डेटाग्राम का हेडर फॉर्मेट डिस्कस करा था, इसकी थीम्स डिस्कस करी थी. फिर आपको एक फ्रैगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसमें आपका अगर डेटाग्राम का साइज एक्सीड करता है आपके डेटा लिंक लेयर के फ्रेम साइज से, मतलब जो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट अलाउड है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैनल, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर लिंक की वो इथरनेट है या आपका टोकन रिंग है, जो भी नेटवर्क आपका अंडरलाइन है, क्या अंडरलाइन नेटवर्क ही के थ्रू हो जाएगा, कई सारे नेटवर्क्स के थ्रू. तो जब भी अगर आपका साइज एक्सीड करता है तो हम क्या करते थे, उस डेटाग्राम को स्मॉलर डेटाग्राम्स में फ्रैगमेंट करते थे. उन डेटाग्राम्स को हम क्या करते थे, क्या कहते थे, फ्रैगमेंट्स कहते थे उनके. ठीक है, जिसमें आपकी एक फील्ड रहती थी आइडेंटिफिकेशन फील्ड, जो बताता था ये पर्टिकुलर डेटाग्राम इस ओरिजिनल डेटाग्राम का पार्ट है. जैसे यहाँ पे ये 3 फ्रैगमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, इस ओरिजिनल डेटाग्राम से आ रहे हैं, तो सबका हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, इट विल बी 1 4 5 6 7 ओनली, राइट. फिर हमारी एक फ्लैग्स की फील्ड होती थी, आपका डू नॉट फ्रैगमेंट, जिसमें होता था कि अगर इस पर्टिकुलर डेटाग्राम को फ्रैगमेंट नहीं करा जाएगा, चाहे वो साइज से एक्सीड ही क्यों ना कर रहा हो, अगर वो उस चैनल के थ्रू नहीं जा सकता है तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है. ठीक है. और दूसरी फील्ड आपकी क्या होती थी, मोर फ्रैगमेंट्स, ठीक, जो बताती थी कि आगे और फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक, अगर 1 1 का मतलब क्या हो गया, मोर फ्रैगमेंट्स टू कम, 0 का मतलब जैसे लास्ट फ्रैगमेंट है तो उसके बाद और कोई फ्रैगमेंट नहीं है. फिर आपको फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट होता था, जो बताता था इस डेटाग्राम की पोजीशन रिलेटिव टू द ओरिजिनल डेटाग्राम. जैसे यहाँ पे 4000 बाइट्स का आपका डेटा है, तो हो सकता है कि ये चैनल की कैपेसिटी कितनी हो, MTU मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट कितना हो, इसका 1400 हो, मैक्सिमम 1400 अलाउ करे. तो हम क्या करते थे, इसको 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते थे. ठीक, तो पहले फ्रैगमेंट की रिलेटिव टू द ओरिजिनल डेटाग्राम पोजीशन क्या है, ये पहला फ्रैगमेंट है तो उसकी फर्स्ट बाइट 0 से स्टार्ट हो रही है. ठीक, क्योंकि लेकिन ये क्या होती है, दिस इज योर 8 बिट फील्ड. ठीक है, तो हमें नहीं 8 बिट नहीं 13 बिट फील्ड रहती है. ठीक है, तो हमें 13 बिट में पूरा डेटाग्राम मैक्सिमम जो साइज है उसको फिट करना है, राइट. तो उसके लिए हम क्या करते थे, इसको 8 बाइट यूनिट वर्ड में हम रखते थे. ठीक है, यानी जो भी आपका फ्रैगमेंट का जो रिलेटिव पोजीशन है उसको यूनिट्स ऑफ 8 बाइट्स में करेंगे, यानी आप मेजर करोगे 8 बाइट्स यूनिट में जो भी है उसको डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए. क्यों, क्योंकि हमारी 13 बिट की फील्ड है, इसमें हमें फिट करना है कंप्लीट डेटाग्राम के रिलेटिव पोजीशन को. तो पहला फ्रैगमेंट का रिलेटिव पोजीशन 0 है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 डिवाइडेड बाय 8, 8 बाइट वर्ड्स में हम करते हैं 8 बाइट यूनिट में मेजर करते हैं ऑफसेट को. ठीक है, तो पहले वाले का 0 डिवाइडेड बाय 8, तो उसका फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट 0 हो जाएगा. दूसरा वाला क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट, यहाँ पे आपकी बाइट जो स्टार्ट हो रही है वो 1400 से स्टार्ट हो रही है, तो इट इज 1400 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा. तो इस फ्रैगमेंट का फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट क्या होगा, 175. इसके माने क्या हुआ, ये बाइट्स कहाँ से कैरी कर रहा है, 175 इंटू 8 दैट इज 1400, यानी 1400 से लेकर नेक्स्ट जो आपके जो भी फ्रैगमेंट का साइज है, यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है 1420, 20 बाइट आपके हेडर के, 1400 आपके डेटाग्राम के. ठीक, तो ये 1400 से 2800 मतलब जो 2799 का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट 1400 बाइट्स को इस फ्रैगमेंट में कैरी कर रहा है. तो थर्ड फ्रैगमेंट में कहा है 2800 से जो रिमेनिंग आपकी 1200 बाइट्स उनको कैरी कर रहा है. तो ये फ्रैगमेंटेशन का थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देखिएगा, इंपॉर्टेंट है. बाकी तो इसमें इस चैप्टर में तो पूरी थ्योरी है. Okay. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक है पैकेट हैज अराइव्ड विद एन एम बिट एज 1. ठीक है, इज दिस द फर्स्ट फ्रैगमेंट, लास्ट फ्रैगमेंट और मिडिल फ्रैगमेंट. 1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसके बाद एक और फ्रैगमेंट हमारा आना है, तो उसके माने ये फर्स्ट फ्रैगमेंट हो सकता है या मिडिल वाला हो सकता है, लास्ट फ्रैगमेंट नहीं हो सकता. ठीक, और क्योंकि ये एम बिट आपका जो फ्लैग रहता है वो क्या बताता है, वन सेट होने का मतलब क्या, देयर आर मोर फ्रैगमेंट्स टू कम. तो फर्स्ट फ्रैगमेंट है या फिर इसके बाद आपका ये मिडिल फ्रैगमेंट, लास्ट फ्रैगमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं.
एम बिट आपकी 1 है, फ्रेगमेंटेशन अगर ऑफसेट आपका 0 है, तब बताना है कि ये फर्स्ट है या सेकंड है। देखिए 1 का मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट फ्रैगमेंट है या मिडिल फ्रैगमेंट है, क्यों? क्योंकि इसके माने और फ्रैगमेंट्स आएंगे। और ऑफसेट वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट बाइट आपकी ट्रैवल कर रही है, और 0 का मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव पोजीशन उसकी फर्स्ट बाइट की है, तो ये हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा देखिएगा, फॉर्मूला सही है। और ओके एक, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, छोटे छोटे ये तो, कि जिसमें आपको ऑफसेट वैल्यू कितनी दी है, 100 दी है, और हेडर लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। टोटल लेंथ हमारी 100 है, मतलब आपकी जो टोटल लेंथ फील्ड में क्या पड़ी है, 100 पड़ी है। ठीक है, हमें बताना है फर्स्ट बाइट और लास्ट बाइट क्या है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल लेंथ इसमें हमारी क्या है, इट इज गिवन एज योर 100, और हमारा ऑफसेट वैल्यू कितनी दी है, ये भी 100 दी है। ठीक है, ऑफसेट वैल्यू 100 देने का मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट की जो फर्स्ट बाइट होगी उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या होगी, हमारी होगी 800। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, 8 बाइट्स के यूनिट्स में ही तो डिवाइड करते हैं, तो ऑफसेट वैल्यू अगर 100 दी है तो फर्स्ट बाइट का नंबर क्या होगा, 800 रहेगा। और 800 ठीक है, और टोटल लेंथ आपकी कितनी दी है, 100 बाइट्स दी है। ठीक, जिसमें से आपका हेडर लेंथ कितना रहता है, जो हेडर लेंथ इज इन 4, आपका किसमें 4 बाइट यूनिट्स में मेजर करते, जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो यूनिट्स ऑफ 4 बाइट्स में रहती है। तो अगर 5 दिया है तो उसका मतलब हो गया कि हेडर लेंथ कितना हो गया, 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20 बाइट्स। ठीक, तो यहाँ पे 100 में से जो टोटल लेंथ 100 है और हेडर लेंथ की कितनी 20 बाइट्स है, तो यानी हमारा जो डेटा है वो कितना बड़ा है, वो 80 बाइट्स का है। ठीक, तो अगर हमारा फर्स्ट बाइट 800 है तो लास्ट बाइट कितनी हो जाएगी, 800 प्लस 80 दैट इज 879। ठीक, तो ये थोड़ा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ऑफसेट वैल्यू, फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट कितना पड़ा है, हमारा फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट दिया है। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट का मतलब क्या हो गया कि जो भी ओरिजिनल डेटाग्राम होगा उसमें रिलेटिव पोजीशन इस फ्रैगमेंट की क्या है, इसकी फर्स्ट बाइट जो होगी इसकी है 100। ठीक है, तो 100 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट बाइट का जो नंबर रहेगा ये किस में मेजर होता है, 8 बाइट्स की यूनिट में, तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट 8 बाइट्स की यूनिट में मेजर होता है, तो हम इसके फर्स्ट बाइट नंबर 800 हो गया। टोटल लेंथ हमें 100 बाइट्स दी है, हेडर लेंथ दिया है 5, तो 5 × 4 करना पड़ेगा क्योंकि वो 4 यूनिट्स में मेजर होता है। ठीक, तो आपका ये आ गया 5 × 4 20 बाइट्स। देन हमारा डेट जो डेटा है वो कितना होता है, टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, दैट इज 80 बाइट्स। ठीक, तो फर्स्ट बाइट अगर 800 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट बाइट 879 पे होगी। 79 तो वैसे ही आपका IPv4 का अच्छा चेकसम फील्ड रहता है, वो 16 बिट्स में आपके सारे जो इस हेडर के फील्ड्स हैं उनको समेशन करता है और एरर डिटेक्शन में हेल्प करेगा। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल ये कुछ नहीं दे रहा है कि लॉस्ट हुआ या, क्योंकि हमारा कैसा है, अनरिलायबल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। लेकिन एरर डिटेक्शन अगर कहीं डेटाग्राम में कोई फील्ड करप्ट हो गई तो चेकसम से मैचिंग कर सकता है। ठीक है, फिर एक आपकी ऑप्शंस फील्ड थी जिसमें हमारा हेडर क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब वेरिएबल साइज का रहता है, 20 बाइट्स टू 60 बाइट्स आप कर सकते हो। मिनिमम 20 बाइट्स हमें चाहिए चाहिए एडिशनल अगर आपको और इन्फॉर्मेशन भेजनी है, नो ऑपरेशन, रूट, रिकॉर्ड रूट, यूज सोर्स रूट, टाइम स्टैम्प, अगर ये सब डालना है तो आप ऑप्शंस वाले फील्ड में ऐड कर सकते हो। एक हेडर डेटाग्राम आपको पता होना चाहिए IPv4 का और IPv6 का भी। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन का एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर में। ठीक है, IPv6 का फिर आपका हेडर डेटाग्राम आता है, ये और ज़्यादा इजी डेटाग्राम है, इसका हेडर फॉर्मेट और भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ पे ये फुली एक्सटेंडेबल है कि मतलब बेसिक फीस इसकी कितनी रहती है, बेसिक फीस आपकी इसमें कितनी रहती है, सिर्फ आपका एक ये वर्जन है आपका। फिर आपका प्रायोरिटी है जो बताता है कि ट्रैफिक अगर कहीं पर कंजेशन होता है तो उस डेटा पैकेट का प्रायोरिटी कितनी रहेगी। ठीक है, इसका प्रेसिडेंस कैसा रहेगा, फिर आपका मतलब सिमिलर टू योर प्रेसिडेंस फील्ड जो आप टाइप ऑफ सर्विस IPv4 में देखते थे। ठीक है, फिर आपका फ्लो लेवल में थोड़ा रहता है, फ्लो बहुत डिटेल में आपको देखने की जरूरत नहीं कि फ्लो ऑफ डेटा में फ्लो लेवल आपका यूज होता है। फिर आपका पेलोड लेंथ बताता है कि एक्सक्लूडिंग द हेडर आपका ये डेटाग्राम का लेंथ कितना है। फिर आपका नेक्स्ट हेडर, अच्छा यहाँ तक है इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आपका वर्जन, प्रायोरिटी, फ्लो लेवल। ठीक है, फिर पेलोड लेंथ ये एक तरह से आपका टोटल लेंथ माइनस दी हेडर लेंथ रहता है। ठीक है, ये आपका ये बताता है कि कितना आपका बेस हेडर को छोड़ के कितना आप हेडर को एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द IP डेटाग्राम एक्सक्लूडिंग योर बेस हेडर।
फिर अब इसमें क्या रहता है, एक आईपी सोर्स एड्रेस रहता है, डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ तक के आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, वर्जन, प्रायोरिटी, फ्लो लेवल, पेलोड लेंथ, ठीक, नेक्स्ट हेडर, हॉप लिमिट, ये टाइम टू लिव की तरह फील्ड हो गई, और सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। बहुत सिंपल इसका हेडर डाटाग्राम है। ठीक है, अनलाइक योर IPv4, इसमें और भी फील्ड्स थी आपकी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हेडर फॉर्मेट क्या करता है, अगर आप जैसे ऑप्शंस वहां पे थे, यहाँ पे नेक्स्ट हेडर है कि अगर आप और इन्फॉर्मेशन डालना चाहो तो नेक्स्ट हेडर में आगे जाके बढ़ाते रहो। IPv4 का ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है डेटाग्राम, IPv6 का तो बहुत ही सिंपल है, बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं। एक आप थोड़ा सा कंपेरिजन देख सकते हो कि जो हेडर लेयर डेटाग्राम आपका हेडर लेंथ थी वो यहाँ पे हटके सिर्फ हमें पेलोड लेंथ स्पेसिफाई करनी है। ठीक, सर्विस टाइप फील्ड की जरूरत नहीं, प्रायोरिटी और फ्लो लेबल्स फील्ड्स टुगेदर आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टोटल लेंथ फील्ड एलिमिनेट हो जाती है, यहाँ पे पेलोड लेंथ फील्ड आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका फ्रेगमेंटेशन, अगर आपको फील्ड्स इनसे डालना है तो आप एक्सटेंशन हेडर, जो बेस हेडर है वो बहुत ही सिंपल, एक्सटेंशन हेडर में आप चीजें या सारी ऐड कर सकते हो। ठीक, टाइम टू लिव फील्ड की जगह हॉप लिमिट आ गई। ठीक, फिर आपका प्रोटोकॉल हम वहाँ पे स्पेसिफाई करते थे कि कौन सी अपर लेयर प्रोटोकॉल इस IPv4 को यूज करेगी। यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन हम जो ऑप्शंस की तरह की जो फील्ड है आपकी नेक्स्ट हेडर वाली फील्ड है उसमें डालते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए IPv4 और IPv6 के हेडर डेटाग्राम का, जिसमें से IPv4 में फ्रेगमेंटेशन में थोड़े से न्यूमेरिकल्स आपके रहते हैं। ठीक है, ये तो थ्योरी है, ओके मैम। इसको देखिएगा, ना समझ में आए तो करिएगा। वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे। ठीक है, नेटवर्क लेयर के हम कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, जो आपकी जिसमें आपकी कौन सी आती है, एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, डेटा लिंक लेयर में आपका कौन सा एड्रेस यूज होता है, फिजिकल एड्रेस यूज होता है। ठीक, और आपका और नेटवर्क लेयर हमारा लॉजिकल एड्रेस जो कि राउटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस यूज होता है। ठीक, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम इस फिजिकल एड्रेस और इस लॉजिकल एड्रेस को एक दूसरे से मैपिंग करें। ठीक, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हर लेयर के थ्रू जैसे जैसे आपका डेटा पैकेट ट्रैवल कर रहा है, मतलब गो थ्रू जा रहा है, ऊपर से नीचे तो आता है आपका एप्लीकेशन से, फिर हर लेयर पास करती है, तो अपने उसमें कुछ वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करती है। ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि व्हेन इट इज आपका डेटाग्राम एनकैप्सुलेट हो रहा है डेटा लिंक लेयर पे आकर, ठीक है, तो वहां पे आपको कौन सा एड्रेस चाहिए रहता है, यू नीड टू हैव योर to place it inside a frame, encapsulate in a frame, we need to have the physical address। क्यों वो physical address चाहिए रहता है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर में आपका लिंक टू लिंक या हॉप टू हॉप डिलीवर करता है, जहाँ पे मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल होती है जो कि आपके लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की मैपिंग के लिए यूज होती है, कि अगर हमारे पास किसी भी डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अवेलेबल है तो उसका फिजिकल एड्रेस अगर हम जानना चाहते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ योर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। ठीक, एड्रेस ARP इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल। ठीक, इसका रिवर्स अगर हो, रिवर्स इन द सेंस कि रिवर्स इन द सेंस कि अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम, अच्छा, हर एक सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो एड्रेसेस चाहिए रहते हैं, एक उसका फिजिकल एड्रेस चाहिए रहता है, एक उसका लॉजिकल एड्रेस चाहिए, दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं, एंड दोनों को कंबाइन करके हम किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी होस्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक, तो आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर में यूज होता है, और जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, जो आपका NICS से प्रोवाइडेड होता है, वो आपका लोकल नेटवर्क में या आपके लिए हॉप टू हॉप डिलीवर करने में डेटा लिंक लेयर पे आपका यूज होता है। ठीक, तो इन दोनों का मैपिंग हमारे पास होना जरूरी है फॉर योर पैकेट टू बी डिलीवर्ड टू योर डेस्टिनेशन। क्यों, क्योंकि हमें नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस चाहिए है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए। ठीक, और फिर हमें उसको, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर पैकेट को एक फ्रेम के अंदर प्लेस करते हैं, तो हमें फ्रेम में कौन सी हेडर में हम क्या मेंशन करना होता है, वी हैव टू राइट द फिजिकल एड्रेस ऑफ इट, क्योंकि विद इन द नेटवर्क या लोकल नेटवर्क में आपका फिजिकल नेटवर्क के थ्रू योर सिस्टम गेट्स आइडेंटिफाइड, तो वी नीड टू हैव this मैपिंग ऑफ योर फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस, दोनों जो आपके आइडेंटिफायर है, हमें पता होना चाहिए कि ये आईपी एड्रेस किस होस्ट को असाइन करा गया है, वो किस होस्ट को असाइन करा गया है, वो किससे पता चलता है, उसके फिजिकल एड्रेस से, क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस
कई सारे, अगर आप कोई डायनेमिक प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो जहाँ पे आपके पास लिमिटेड सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस हैं और वो आईपी एड्रेस आप कई सिस्टम शेयर कर सकते हैं, ठीक, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए है, तो उस टाइम आपको उन उसके लॉजिकल एड्रेस और उसके फिजिकल एड्रेस की मैपिंग रखनी पड़ती है, ठीक, तो इसके लिए हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस के थ्रू आप किसी का फिजिकल एड्रेस निकालो, तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल अवेलेबल रहती है उसको हम एआरपी या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू एआरपी एक चीज हमारे पास और होती है, ये जो आपकी मैपिंग रहती है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की, इसके दो तरीके रहते हैं, एक आपकी स्टैटिक मैपिंग रहती है, एक आपकी डायनेमिक मैपिंग रहती है, ठीक। स्टैटिक मैपिंग में क्या रहता है कि आपका एक 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 स्टैटिक टेबल होती है जिसमें ये लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस एक दूसरे से मैप्ड रहते हैं, ठीक, तो अगर कोई मशीन है जिसको अपना आईपी एड्रेस पता है और फिजिकल एड्रेस नहीं पता है, तो वो इस टेबल में से इट कैन सी टू इट, ठीक, वहां से देख सकती है। लेकिन ये स्टैटिक मैपिंग में हमारे कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। क्या लिमिटेशंस रहते हैं कि अगर उसको कोई सिस्टम को एक नया फिजिकल एड्रेस असाइन हो गया, ठीक है, हो सकता है वो अपना एनआईसी कार्ड चेंज करे, उसका नया फिजिकल एड्रेस चाहिए रहे, तो हम ये स्टैटिक मैपिंग को हमें मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। या कुछ आपके एप्लीकेशंस होती हैं जैसे लैंड्स पे लोकल टॉक वगैरह, जहाँ पे आपके फिजिकल एड्रेस हर बार जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो आपका चेंज होता है, राइट, तो वहाँ पे भी हमें ये स्टैटिक मैपिंग हम बिटवीन फिजिकल और आईपी एड्रेस नहीं रख सकते, ठीक। और या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर मोबाइल है, मतलब आप मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, तो वहाँ पे भी इसका फिजिकल एड्रेस चेंज करा जा सकता है, एक फिजिकल नेटवर्क से अगर दूसरे फिजिकल नेटवर्क में आ जाए, तो वहाँ पे हमें इस स्टैटिक मैपिंग को बहुत पीरियोडिकली मैनुअली अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा जो आपका यूज होता है दैट इज योर डायनेमिक मैपिंग, जहाँ पे ईच टाइम यू यू हैव टू आपका कोई एक प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा कि अगर आपको एक एड्रेस पता है तो दूसरा एड्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वन वे ऑफ अगर ये आपका पहला जो हम प्रोटोकॉल इसका पढ़ेंगे वो आपको कौन सा रहता है, आपके अगर आपको किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस पता है और उसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता है, you have to get its physical address, तो you have your address resolution protocol, ठीक है, जो आपको किसी भी सिस्टम का फिजिकल एड्रेस जानने में हेल्प करती है, ठीक। तो इसकी वर्किंग क्या है, बहुत सिंपल सी है कि अगर कोई सेंडर है, राइट, जिसको किसी भी डेस्टिनेशन का, जहाँ पे उसको जैसे मान ली सिस्टम ए है और उसको सिस्टम बी को सेंड करना है कोई डेटा पैकेट, ठीक, तो इसको इसका आईपी एड्रेस पता है, ठीक, आईपी एड्रेस हो सकता है वो थ्रू योर सम डीएनएस सर्वर या कहीं से भी, या राउटिंग टेबल में इट इज एबल टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस फॉर द डेस्टिनेशन, राइट। लेकिन इसको इसको फाइनली क्या करना है, ये एनकैप्सुलेट होगा एक फ्रेम के अंदर, राइट, तो इसको इसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता है, तो इन दैट केस ये हमारा जो होस्ट ए है जिसको होस्ट बी का आईपी एड्रेस पता है बट it does not know the physical address of system B, what it will do, it will be sending a ARP request packet। इसमें दो steps रहते हैं, एक आपका ARP request या ARP request रहता है और दूसरा क्या रहता है ARP रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, या जिसको हम क्या कहते हैं ARP रिप्लाई कहते हैं। तो आपका जो रिक्वेस्ट होता है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, तो उस नेटवर्क में जितने भी होस्ट अवेलेबल होंगे, जितने भी सिस्टम अवेलेबल होंगे, ठीक है, ये सिस्टम ए क्या करेगा, सबको एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक, जिसमें क्या वो मेंशन करेगा, इट विल बी मेंशनिंग द आईपी एड्रेस, ठीक, जो उसको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता है, एंड इट विल बी रिक्वेस्टिंग फॉर द फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक, ये एआरपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होगी सारे सिस्टम्स को विद इन दिस नेटवर्क, एंड जिस जिस सिस्टम से भी ये, जिसका भी आईपी एड्रेस से ये मैच करेगा, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम इस सिस्टम के पास भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, लेकिन ये मैच कर रहा है आईपी एड्रेस किसके, सिस्टम बी से, तो सिस्टम बी क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा अपना फिजिकल एड्रेस टू सिस्टम ए, ठीक है, ये किस में भेजेगा, ये आपका एआरपी के रिप्लाई में इट विल बी सेंडिंग बैक टू योर एआरपी रिस्पॉन्स, ठीक, जिसमें ये जो रेसिपिएंट होगा that it will mention its IP address and its physical address, ठीक, and it will be sending it directly to the
टू द सिस्टम जिसने रिक्वेस्ट करा था। ठीक, तो अगर आपको किसी सिस्टम का फिजिकल एड्रेस गेट करना है तो आप क्या करिए, एक ARP रिक्वेस्ट पैकेट भेजिए जिसमें जिस सिस्टम का आपको फिजिकल एड्रेस लुक करना है उसका IP एड्रेस मेंशन करें। ठीक, सबके पास रिक्वेस्ट जाएगी, जिस सिस्टम के IP एड्रेस से ये मैच कर रहा होगा वो पर्टिकुलर सिस्टम आपको एक ARP रिस्पॉन्स यूनिकास्ट करेगा जिसमें इट विल बी मेंशनिंग द इट्स फिजिकल एड्रेस, राइट। और इस जब एक बार इस सिस्टम को ये मैपिंग पता चलता है कि इस लॉजिकल एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग इस सिस्टम का फिजिकल एड्रेस क्या है, तो ये क्या करता है, अपनी कैशे मेंटेन करता है जहां पर इट विल बी कीपिंग दिस मैपिंग ऑफ योर लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। तो अगली बार जब उसको इसी एड्रेस पे पैकेट भेजना होगा तो उसको दोबारा से ARP रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं, वो अपनी कैशे से इट कैन गेट इट्स, मतलब इसके मैपिंग आप गेट कर सकते हो। ठीक, बस ये है कि आपका कैशे मेमोरी का एक कुछ मेमोरी का कंस्ट्रेंट रहेगा कि कुछ टाइम बाद ये एग्जॉस्ट अगर हो जाएगी तो आप क्या करते हैं, दोबारा से आपको मैपिंग गेट करने के लिए ARP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। तो पहले वो अपनी कैशे मेमोरी में चेक करता है कि अगर उसके पास मैपिंग अवेलेबल है तो वहां से वो उस IP एड्रेस से कॉरेस्पॉन्डिंग उसका फिजिकल एड्रेस गेट कर लेगा। अगर नहीं है तो इट विल बी सेंडिंग एन it will be making use of your address resolution protocol to get the physical address of the other system, right? एंड एक थोड़ा सा मतलब एक है, अगर आप देखना चाहते हो सिक्योरिटी का एक इशू यहाँ पर आता है, आपका कैशे पॉइजनिंग होती है कि अगर कोई किसी को सिस्टम की कैशे का मेमोरी का एक्सेस मिल जाए तो ये मैपिंग को चेंज कर सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस कैशे मेमोरी अपडेटेड। ठीक है, अगर पॉइजनिंग मतलब आप इस कुछ टाइम ही तक ये मैपिंग को रखें और फिर अपडेट करते रहें, जिससे कि अगर कैशे पॉइजनिंग हुई है तो यू कैन ओवरकम इट। ऑल्सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस कैशे मेमोरी, क्योंकि अगर लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की मैपिंग गड़बड़ा गई तो मान लीजिए ये भेजना चाह रहा है इस सिस्टम को, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ये मैपिंग को चेंज कर दिया तो इवन दो मतलब ये IP एड्रेस की इसकी मैपिंग में जिस दूसरे सिस्टम के फिजिकल एड्रेस से होगी तो योर डेटा पैकेट कैन बी मतलब गलत एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो कैशे मेमोरी का एक पॉइजनिंग का एक रहता है सिक्योरिटी का थिंग, तो यू कैन। फिर सबके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें आप पैकेट भेज रहे हो रिस्पॉन्स आ रहा है तो उनका कोई ना कोई उस पैकेट का फॉर्मेट हम पढ़ते हैं। IPv4 का देखा, वैसे ही आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का डेटा फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी फील्ड्स पता होना चाहिए ARP पैकेट में कौन सी रहती हैं। एक आपकी हार्डवेयर फील्ड रहती है, एक आपको प्रोटोटाइप हार्डवेयर टाइप रहता है, प्रोटोकॉल टाइप रहता है, हार्डवेयर लेंथ, प्रोटोकॉल लेंथ, फिर आपका ऑपरेशन, then your sender hardware address, sender protocol address, target hardware address, target protocol address। ठीक, हार्डवेयर टाइप क्या बताता है कि किस पर्टिकुलर नेटवर्क पे आपका ARP रन कर रहा है। ठीक, प्रोटोकॉल क्या बताता है कि कौन सी प्रोटोकॉल को ये यूज कर रहा है। ठीक, एक मतलब ये तो सिंपल सिंपल चीज है। मेन क्या चीज आती है जो एड्रेस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में आपकी यूज होती है, वो सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस मतलब क्या हो गया, उसका फिजिकल एड्रेस। तो सेंडर ARP रिक्वेस्ट जब भेजता है तो अपना हार्डवेयर एड्रेस इसमें मेंशन करता है और अपना IP एड्रेस। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया, द लॉजिकल एड्रेस। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया, द फिजिकल एड्रेस। ठीक, तो फिजिकल नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सी यूज कर रहा है ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि फिजिकल एड्रेस की लेंथ कितनी है। हार्डवेयर मतलब क्या हो गया, फिजिकल। ठीक, एंड प्रोटोकॉल आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया, दैट इज योर लॉजिकल थिंग। ठीक, फिर आपको बताना है कि ARP रिक्वेस्ट है या IRP रिस्पॉन्स है यानी रिप्लाई है। ठीक, अगर रिक्वेस्ट होगी तो उसमें आप सेंडर अपना फिजिकल एड्रेस मेंशन करेगा और अपना IP एड्रेस मेंशन करेगा और टारगेट का IP एड्रेस बताएगा। ठीक, देन ये आपके ये तीनों फील्ड्स किसमें फिल होंगी, इन योर ARP रिक्वेस्ट। ठीक, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड। फिर जिस भी ये ब्रॉडकास्ट होगी रिक्वेस्ट सारे सिस्टम्स के पास, जिसका भी ये ARP पैकेट से मैच कर रहा होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्स में वो क्या देगा, it will be filling its hardware address। यहाँ पे अपना हार्डवेयर एड्रेस रिस्पॉन्स में, नॉट इन रिक्वेस्ट बट इन रिप्लाई, इट विल बी फिलिंग इट। तो ये आपका ARP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड का तरीका रहता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, 4 केसेस हो सकते हैं कि अगर आपका सोर्स जो सेंडर है वो जो सोर्स है वो आपका सेंडर है और जो है रिसीवर आपका होस्ट है। ठीक है, मतलब जो है आपका टारगेट जो है वो रिसीवर पे ही आप भेज रहे हो।
ठीक है। इन दैट केस आप डायरेक्टली यू विल बी वांट, अगर आप भेजना चाहो तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिकल एड्रेस को आपको मैप करना है फिजिकल एड्रेस से, तो आप होस्ट टू होस्ट सेम नेटवर्क पे अगर आपका दोनों सिस्टम्स लाई करते हैं, आपको आईपी एड्रेस पता है, तो डायरेक्टली यू कैन सेंड एन एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट टू द नेटवर्क, और जिसके वो आईपी एड्रेस से मैच करेगा वहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सेंडर होस्ट है और वो पैकेट को भेजना चाहता है किसी और नेटवर्क पे। ठीक, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल बी फॉरवर्डिंग द पैकेट ऑफ द पैकेट टू द पर्टिकुलर राउटर। तो वहाँ पे उसको क्या चाहिए रहता है, राउटर के लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस से मैपिंग उसको रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है। अगला केस क्या हो सकता है कि राउटर को किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ठीक है, आपको राउटर के थ्रू किसी और जिस होस्ट का डेस्टिनेशन है वहां पे भेजना है, तो इन दैट केस यू हैव टू लुक फॉर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस फिजिकल एड्रेस। एक केस और क्या हो सकता है, राउटर टू राउटर भेजना हो। ठीक, तो वहाँ पे हमें जिस राउटर पे भेजना है उसके फिजिकल एड्रेस की मैपिंग की रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एक तरीका रहता है कि यू विल बी मेंशनिंग इट्स आप इनिशियली अपना अपना हार्डवेयर एड्रेस और अपना आईपी एड्रेस मेंशन करोगे, और टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस आपको पता नहीं है तो आप 0 डाल दोगे और टारगेट का आईपी एड्रेस डालते हो। ये रिक्वेस्ट क्या होगी, ब्रॉडकास्ट हो जाएगी पूरे के पूरे नेटवर्क पे। ठीक, यहाँ पे 130.23.43.25 आईपी एड्रेस है, इसकी मैच किससे कर रहा है, सिस्टम बी के आईपी एड्रेस से कर रहा है, तो सिस्टम बी सिर्फ यूनिकास्ट करेगा अपना रिस्पॉन्स, जिसमें कि इट विल बी मेंशनिंग इट्स एक्चुअल हार्डवेयर एड्रेस। ठीक, और उसको पता है किसको भेजना है, यूनिकास्ट क्यों करना है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आई थी वो जिस सिस्टम से आई थी इट नोज इट। ठीक है, दैट विल बी सेंडिंग बैक द रिस्पांस टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉक्सी ईआरपी का। प्रॉक्सी ईआरपी क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ मैपिंग ऑफ एवरी आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, क्या करते हैं, एक प्रॉक्सी सर्वर बना दिया, एक प्रॉक्सी राउटर बना दिया जाता है। ठीक है, प्रॉक्सी ईआरपी या फिर क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को आपने डेडिकेट कर दिया जो कि इन इस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पर ये प्रॉक्सी की तरह एक्ट करेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इस पर्टिकुलर प्रॉक्सी राउटर पे आएगी, और फिर इस प्रॉक्सी राउटर का काम होगा कि देखना कि किस पर्टिकुलर सिस्टम को ये रिक्वेस्ट को भेजना है। ठीक है, तो ये आपको एक प्रॉक्सी सर्वर रहता है। मेन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैसे वर्क करती है, ईआरपी का आपका कैसा हेडर फॉर्मेट रहता है। ठीक, तो ये आपकी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रहती है। ठीक, दूसरा हमारे पास कौन सी प्रोटोकॉल आती है, ठीक है, दूसरी हमारे पास आती है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आरएआरपी। ठीक, आरएआरपी क्या कहता है, इट इज जस्ट उसका रिवर्स। आरएआरपी का मतलब क्या हो गया कि आपको किसी सिस्टम का फिजिकल एड्रेस पता है बट आपको उसका लॉजिकल एड्रेस नहीं पता है। ठीक, तो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में क्या रहता है कि आपको यू हैव टू गेट द मैपिंग ऑफ द फिजिकल एड्रेस टू द लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस सिस्टम को पता है लेकिन आपको उसका आईपी एड्रेस यू हैव टू गेट इट। ठीक है, ऐसे हमारे पास केसेस कब आ सकते हैं, मान ली कोई नया सिस्टम बूटअप हुआ है, ठीक है, तो उसको अपना फिजिकल एड्रेस तो पता रहता है, कैसे, क्योंकि आपके वो इंटरफेस एनआईसी में प्रोवाइडेड रहता है, लेकिन उसको अपना आईपी एड्रेस नहीं पता है, तो इट कैन रिक्वेस्ट टू, मतलब एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज सकता है टू नो इट्स आईपी एड्रेस। ठीक, दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास लिमिटेड सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, जो कि वो हर एक इंडिविजुअल स्टेशन जो आपका नेटवर्क पे है उनको सबको एक एक आईपी एड्रेस नहीं देख सकते, जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे ऑन डिमांड वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो इन दैट केस आप स्टेशन को अपना एक क्या कहते हैं, थोड़े एक शॉर्ट लीज के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन करा जाता है। तो जब उसको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपना फिजिकल एड्रेस भेजेगा उस पर्टिकुलर एक सर्वर पे, और वो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। तो वहां पे हमारा रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज होता है, जहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग चाहिए रहती है।
ठीक है, एक थोड़ी सी हमारे RARP में एक थोड़ी सी दिक्कत रहती है जब रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रहती है। ठीक है, जो क्या करती है, आपका लॉजिकल एड्रेस फाइंड करती है एक किसी मशीन का जिसका फिजिकल एड्रेस आपको पता हो। ठीक, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आता है कि आप अगर जहाँ जिस 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 सिस्टम के पास ये मैपिंग अवेलेबल है फॉर योर मैपिंग ऑफ योर फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि RARP प्रोटोकॉल आपके डेटा लिंक लेयर पे ब्रॉडकास्टिंग करती है, तो इट इज पॉसिबल कि अगर ये दूसरे सर्वर पे अगर आपका दूसरे नेटवर्क पे अगर लाई कर रहा है, तो इन दैट केस ये आपकी प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अपने नेटवर्क के अपने विद इन द नेटवर्क ही चल सकती है, आउटसाइड द नेटवर्क नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, इसके दो ऑल्टरनेटिव हमारे पास, एक बूटपी प्रोटोकॉल रहती है, एक DHCP। थ्योरेटिकल पार्ट है, समझ लीजिए, बाकी आप एक बार बुक से देखेंगे तो समझ में आएगा और डिटेल में। बूटपी और DHCP प्रोटोकॉल क्या रहती है, ये आपकी इंस्टेड ऑफ वर्किंग ब्रॉडकास्टिंग एट योर डेटा लिंक लेयर, दिस वर्क्स एट योर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती है बूटपी। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, ठीक है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल रहती है जो कि किसी भी फिजिकल एड्रेस के लिए उसका लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर बेस्ड रहता है कि आप एक सर्वर है जिसके पास इन सारे एड्रेसेस की मैपिंग है, आप रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजते हो विद द हेल्प ऑफ योर रिले एजेंट, और जिस जो ब्रॉडकास्ट करा जाता है राइट अक्रॉस टू द रिले एजेंट। ठीक है, और रिले एजेंट उसको यूनिकास्ट करता है टू दैट पर्टिकुलर बूट की सर्वर। ठीक, जो कि रिप्लाई करेगा, बताएगा उसके IP एड्रेस रिटर्न करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस। ठीक, दूसरा हमारे पास डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बूट भी है वो डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल नहीं रहती है। दूसरे हमारे पास आपकी DHCP प्रोटोकॉल रहती है जो कि आपको डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करी जाती है। तो थोड़ा थ्योरी है, देखिएगा इस प्रोटोकॉल्स की वर्किंग। फिर आपका एक ICMP रहता है, हाँ ये थ्योरी चैप्टर है। इसके बाद आई थिंक थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपका आता है राउटिंग। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फॉरवर्डिंग राउटिंग, वहाँ पे थोड़ी उनके प्रोटोकॉल जैसे आपके LSR है और आपका राउटिंग टेबल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, वहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूमेरिकल पार्ट है। तो ये सारी आपकी प्रोटोकॉल्स हैं, इनका सबका आपको ARP प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, रिवर्स RARP पता होना चाहिए, RARP की लिमिटेशन क्या है, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास OTP और आपकी DHCP ID जो कि एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती है। तो आपका विद आउटसाइड द नेटवर्क भी अगर आपको सर्वर जहाँ पे आपको लाइक करता है, जहाँ पे आपको जिससे उसका IP एड्रेस गेट करना है राइट, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स। ठीक, जिसमें से DHCP आपका डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल रहती है। ठीक, फिर आपका दो और प्रोटोकॉल्स हैं, एक आपकी ICMP और एक आपकी IGMP रहती है। ठीक है, तो ICMP का क्या रहता है कि आपको पता है कि IP इटसेल्फ इट इज, यहाँ पे कोई भी हमारे पास एरर रिपोर्टिंग का तरीका नहीं है। अगर कोई भी आपका डेटाग्राम लॉस्ट हो गया, कहीं पे भी पहुंच नहीं पाया, तो वी हैव नो वे टू नो राइट। तो अगर आप ये एरर रिपोर्टिंग और एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म ऐड करना चाहते हो, ठीक है, इनको इसके लिए कॉम्पनसेट करना चाहते हैं, तो आपके पास ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल रहती है ICMP की। ठीक, जो जिसके पास दो तरह के मैसेजेस को ये, एक इसका हेडर फॉर्मेट है, सिंपल सा है, बताता है टाइप कोड चेकसम। ठीक, इसमें आपका दो तरह के टाइप्स ऑफ मैसेजेस इसके पास रहते हैं, एक आपके एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस रहते हैं, एक आपके क्वेरी मैसेजेस रहते हैं। एरर रिपोर्टिंग का मतलब क्या होगा, कोई भी राउटर, कोई भी होस्ट अगर आपका कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है आपके IP पैकेट को प्रोसेस करने में किसी भी राउटर और होस्ट के पास, तो वो क्या करता है, एक एरर रिपोर्ट मैसेज सेंडर को सेंड कर सकते हैं बताने के लिए। ठीक है, तो वो सेंडर को इन्फॉर्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज करता है, इट इज योर ICMP। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या रहता है, क्वेरी मैसेजेस रहते हैं। क्वेरी मैसेजेस कहाँ पे होते हैं कि जब आपको कोई भी होस्ट है जिसको किसी भी पर्टिकुलर दूसरे सिस्टम के इंफॉर्मेशन अगर गेट करनी है, कोई राउटर की इंफॉर्मेशन जाननी है, तो वो क्या करता है, क्वेरी मैसेज, नाम से पता चल रहा है कि क्वेरी करने के लिए आपको जो अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए ICMP प्रोटोकॉल को
यूज कर सकते हो। ठीक, एरर रिपोर्टिंग का मतलब क्या होगा कि वापस से कोई राउटर अगर किसी पैकेट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा तो वो सेंडर को बता सकता है कि एरर रिपोर्ट कर सकता है। ठीक, एरर्स कौन कौन से हमारे पास हो सकती हैं, आपके डेस्टिनेशन अनरीचेबल एरर आ सकती है। ठीक है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मतलब क्या हो गया कि जो आपका डेटाग्राम है, ठीक है, वो आपका राउटर जो है उसको आगे भेज नहीं पा रहा है, उसको वो वहीं पे डिस्कार्ड कर दे रहा है। तो वहाँ पे वो आपका सेंडर को इन्फॉर्म कर सकता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज करके वो सोर्स नोड को इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसको फिर आपका फ्लो कंट्रोल के लिए ये सोर्स क्वेंच टाइप ऑफ एरर मैसेज इन्फॉर्म कर सकता है। फिर आपका टाइम एक्सीडेड का मतलब क्या हो गया, टाइम टू लिव फीड आपकी रहती थी, अगर वहाँ पे एक्सीड कर गई है तो इन दैट केस इट कैन इन्फॉर्म द सोर्स अबाउट इट। ठीक है, तो फिर आपका एक पैरामीटर प्रॉब्लम रहता है, रीडायरेक्शन का रहता है, तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें उसको थोड़ा सा देखिएगा आईसीएमपी प्रोटोकॉल का। ठीक, देन ओके मैडम। हाँ, ये थियोरेटिकल पार्ट है। ये आपका मतलब आपके नेटवर्क लेयर के एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, उसके कुछ कमियों को ओवरकम करने के लिए, जैसे एरर रिपोर्टिंग और सोर्स क्वेंचिंग, ठीक, आपका क्वेरी मैसेजिंग, ठीक है, उसके लिए आपके पास एडिशनल प्रोटोकॉल आईसीएमपी की रहती है। बाकी मैपिंग्स निकालने के लिए फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस की, उसके पास आपके प्रोटोकॉल्स हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे आपको मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस रहता है। रिवर्स क्या करता है कि अगर आपको किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस गेट करना है, ठीक है, अपने सिस्टम को अपना फिजिकल एड्रेस पता है बट उसको आईपी एड्रेस गेट करना है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ योर आरएआरपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एआरपी का थोड़ा आपको ऑपरेशंस पता होना चाहिए। You just end the class today here. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेटवर्क लेयर की जो आगे की फंक्शनैलिटी है रिलेटेड टू योर राउटिंग, फॉरवर्डिंग, डिलीवरी ऑफ द मैसेज, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ओके, ओके, थैंक यू मैम।